नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी, ऐसी अपेक्षाओं के साथ। तो साथियों आज हम बात करेंगे जैसे कि हम अपने पूर्व भाग में ये पढ़ रहे थे कि चौहानों की वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। हमने अजमेर के चौहानों को पढ़ लिया, शाकंभरी के चौहानों को पढ़ लिया और यहाँ तक कि हमने रणथंभौर के चौहानों को भी पढ़ लिया। तो हम रावण रणथंभौर के चौहानों की बात करें तो एक हमारे सामने बात आती है, वो ये आती है कि रणथंभौर के चौहानों में सबसे महत्वपूर्ण है हमीरदेव चौहान। उनके बारे में हमने उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में मतलब किसने लिखी और उनके शासन काल के बारे में हमें जानकारी देती है। और इसके साथ ही ऐसा बताया जाता है साथियों कि हमीरदेव चौहान ने टोटल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्धों में उनकी विजय हुई और 17वें युद्ध में उनकी हार हो गई थी, जो 1301 में हुआ था। रणथंभौर का जो राज्य का पहला शासक पहला शाका कह सकते हैं जिसे, और राज्य का यानी कि राजपूताने का पहला जोर कह सकते हैं। इसके साथ ही साथियों हम एक और बात करें कि रणथंभौर के जो चौहान शासक थे जिनका नाम हमीरदेव चौहान, उन्होंने अपने मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी परास्त किया था, ऐसा भी इतिहासकार जानकारी देते हैं। आज हम जैसा कि आपको पता है कि आज हम जिस चौहान वंश के बारे में बात करेंगे वो जालोर के चौहान वंश है, उनके बारे में भी देखेंगे। और विशेष तौर से आज हम बात करेंगे कानड़देव चौहान, कानड़देव सोनग्रा की बात आप सबने जरूर सुनी होगी। और लास्ट में थोड़ा सा हम अपना बात करने का भी प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे एक कविता के मतलब बात के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हुआ क्या था। चलिए साथियों, तो बिना देरी किए, तो जैसा कि जालोर के चौहान, तो जालोर के चौहानों का जो मुख्य पुरुष है वो है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने 1181 में जालोर में चौहान वंश की नींव रखी। जालोर में चौहान वंश की नींव, जालोर में चौहान वंश की नींव कब रखी साथियों? जालोर में चौहान वंश की नींव रखी थी, वो रखी थी कीर्तिपाल ने। कब रखी? 1100 चौहान वंश की नींव वो रखी थी अपने 1181 में। हम आज जो साथियों बात करेंगे मोटे तरीके से, तो एक है कीर्तिपाल, कीर्तिपाल, और कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी का नाम है समर सिंह। ये समर सिंह वो नहीं है, मतलब ये समर सिंह अपने चौहानों में, और एक समर सिंह अभी हमने बात की थी, वो समर सिंह मेवाड़ के शासक है और उनको पराजित किया था अमीरदेव चौहान ने। और समर सिंह के बाद हम बात करेंगे उदय सिंह के बारे में। ये उदय सिंह, एक आपको पता होगा मेवाड़ में भी एक उदय सिंह दो है। उदय सिंह प्रथम जो मेवाड़ का पितरंता कहा जाता है, उसने महाराणा कुंभा की मृत्यु मतलब हत्या की। और एक उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताजी है। उदय सिंह के बाद हम बात करेंगे वो है चाचिक देव की। चाचिक देव, और चाचिक देव का उत्तराधिकारी है, हम उनके बारे में बात करेंगे, वो है सामंत सिंह। क्या नाम है साथियों? सामंत सिंह। और सामंत सिंह के साथ ही हम एक और बात करेंगे, वो बात करेंगे हमें कानड़ देव, कानड़ देव सोनगरा। ठीक है, ये सब कहाँ के? जालोर के चौहान है। अब जालोर के चौहानों को सोनगरा क्यों कहते हैं साथियों? एक बिजोलिया शिलालेख है। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में जालोर को जबालीपुर कहा गया है। जालोर को जबालीपुर कहते हैं। और क्यों कहते हैं जबालीपुर? जबालीपुर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जबाली नाम करके कोई ऋषि थे, उनकी जबालीपुर कहते हैं। जबालीपुर, जबाली नाम करके ऋषि है, उनकी क्या है, अपनी तपोभूमि रही है, इसीलिए जालोर का नाम, मतलब उस समय जबालीपुर, और जबालीपुर में बाद में क्या है, अब वर्तमान में हम जो 33 जिलों में पढ़ते हैं वो कौन सा है? आप जालोर है। तो कौन से शिलालेख में? तो बिजोलिया शिलालेख में जालोर का नाम क्या मिलता है हमें? जबालीपुर। इसके साथ ही साथियों जो जालोर का दुर्ग है, हम जालोर के दुर्ग की बात कर रहे हैं, उनकी बात करें तो जालोर के दुर्ग को सोनगढ़ भी कहते हैं, सोनगढ़ का दुर्ग कहते हैं। इसी के साथ ही उसे, अब अगर हम बात करें तो सुवर्णगिरी भी कहते हैं, सुवर्णगिरी या सुवर्णगढ़ जो भी है। और इसके साथ ही इसे कांचन दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? कांचन दुर्ग। ये जालोर के दुर्ग का नाम है। सोनगढ़ होने के कारण यहाँ की चौहान शाखा को क्या कहा गया? सोनगरा कहा गया। क्या कहा गया? सोनगरा। मतलब है कि इस किले का नाम सोनगढ़ होने के कारण यहाँ की जो चौहान शासक है, जो इनकी शाखा है, वो कौन सी शाखा कहलाई? सोनगरा शाखा कहलाई, इन्हीं नामों के कारण ही।
देखिए सवर्णगिरी तो है अपने जैसलमेर में और ये है सुवर्णगिरी, मतलब सोनारगढ़ दुर्ग तो सोनगढ़ दुर्ग कहाँ है? जालोर में, और सोनारगढ़ कहाँ है? वो जैसलमेर में। सुवर्ण कहाँ है? मतलब ये एक ही नाम है इन्हीं के। सुवर्ण कहाँ का है दुर्ग? तो है वो है अपने जालोर का। और वहीं हम बात करें तो सवर्ण दुर्ग या सवर्णगिरी कहाँ है? मतलब सोनार का किला तो वो है जैसलमेर में। अब देखिए साथियों, कीर्तिपाल ने 1181 में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। इसके साथ ही इन्होंने गढ़ का वगैरह जो भी इनका निर्माण कराया, और इन गढ़ के चारों ओर जो प्राचीर का निर्माण करवाया है, प्राचीर का निर्माण, गढ़ की प्राचीर का निर्माण, प्राचीर का निर्माण ये किसने कराया साथियों? गढ़ की प्राचीर का निर्माण करवाया है, वो करवाया है आपने, जिनका नाम है समर सिंह। किसने करवाया? समर सिंह। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि गढ़ की प्राचीर का निर्माण किसने करवाया? समर सिंह ने करवाया। और समर सिंह कौन है? समर सिंह कीर्तिपाल के क्या है? उत्तराधिकारी है। अब साथियों हम अगर बात करें तो हम शुरुआत में ये देख चुके हैं कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? कीर्तिपाल ने की। कब की? 1181 में की। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जालोर मतलब बिजोलिया शिलालेख में जालोर का नाम क्या मिलता है साथियों? जबालीपुर मिलता है। इसके बाद हमने ये भी देखा जब जालोर के दुर्ग के अन्य नाम सोनगढ़ है, सुवर्णगिरी है, कांचन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के कारण इन्हें इनकी शाखा सोनगढ़ कहलाई। और गढ़ की प्राचीर का निर्माण किसने करवाया? वो समर सिंह ने करवाया। अभी चारों ओर प्राचीर है किले के चारों ओर, उसका निर्माण है समर सिंह ने करवाया। अब हम साथियों एक बात देखें, समर सिंह के बाद यहाँ का वो शासक बनता है उदय सिंह। ये दोनों शासक रहते हैं लगभग वो 1181 से लगाकर 1205 तक, और जो उदय सिंह है वो है 1205 से लगाकर 1257 तक रहते हैं। हम यहाँ शासनकाल इसलिए देख रहे हैं साथियों ताकि हम ये तय कर सके कि किसके समय शासनकाल में कौन सा शासक रहा है। फिर 1257 से लेकर 1282 तक रहा है वो है चचिक देव रहा है। और उसके बाद हम अगर बात करें तो सामंत देव की, तो ये है अपने सामंत सिंह। ये है 1282 से लगाकर 1305, 1282 से लगाकर कब तक? 1305 तक। और फिर ये सोनगरा है, ये शासक कब से कब तक रहता है? 1305 से लगाकर 1311 तक। आखिरकार युद्ध गति मतलब वीर गति को प्राप्त होता है, मतलब जालोर के पहले शाखे में। तो एक बार वापस देख लीजिए इनके वंश परंपरा मतलब उत्तराधिकारी और इनके समय को। सबसे पहले कीर्तिपाल में जालोर में चौहान वंश की नींव डाली। उसके बाद समर सिंह ने 1181 से 1205, फिर उदय सिंह 1205 से 1257, फिर चचिक देव है 1257 से 1282, फिर सामंत सिंह है 1282 से 1305, और उसके बाद है कानड़ देव सोनगरा, वो 1305 से 1311 तक। अब साथियों यहाँ हम एक बात करेंगे, वो एक पर्सन की बात करेंगे। अगर हमें पूछ ले कि रणथंभौर के अमीरदेव चौहान के समकालीन कौन सा मतलब जालोर का शासक रहा, तो वो तो रहा है 1282 से 1205 तक सामंत सिंह। ऐसा भी जैतर सिंह के शासनकाल के बारे में पूछ सकते हैं, तो है चाचिक देव। ऐसा वैसा हम ये भी पूछ सकते हैं कि ये किन के शासनकाल में या कहाँ तक रहे हैं, तो अगर दिल्ली सुल्तान कौन कौन थे, तो हम ये भी देख सकते हैं कि चचिक देव के शासनकाल में दिल्ली सुल्तान की हम बात करें तो फिर बलबल है, नासिरुद्दीन है, ये रहे हैं। और उनके साथ ही अगर सामंत सिंह की बात करें कि इनके शासनकाल में, तो हम ये जरूर जानते हैं कि हमने अपने हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ा था, तो हम पढ़ते हैं कि 1290 से 1296 तक किनका दिल्ली मतलब रहता है अपना शासनकाल? खिलजी वंश के संस्थापक जिनका नाम क्या है? जलालुद्दीन खिलजी का रहता है। हम यहाँ ये भी बात करेंगे सामंत सिंह के ऊपर अटैक भी किया था किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया था, वो मतलब दोनों के मध्य वार्ता हो गई, वापस चला गया। उसके बाद हम कानड़ देव के बारे में, और देखो इसने भी 1291 में मतलब 1291 में जलालुद्दीन ने सामंत सिंह के ऊपर भी अटैक किया, लेकिन अटैक सफल नहीं हुआ था। तो हम आगे उसके बाद हम देखते हैं 1296 तक तो किसका? जलालुद्दीन जलालुद्दीन का रहता है। 1296 के बाद बात किसकी आती है साथियों? वो आती है अपने जलालुद्दीन के भतीज की, या कह सकते हैं दामाद की, जिसका नाम अलाउद्दीन खलजी नाम से जाना जाता है। और वही उस समय उसके बाद कानड़ देव सोनगरा 1305 से 1311, और हालांकि उनका शासनकाल है वो सुल्तान का अलाउद्दीन खिलजी का, वो रहता है 1316 तक। तो हम आज विशेष तरीके से इनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे काफी प्रश्न यहाँ बन रहे हैं, क्योंकि साथियों मैं इनके बारे में एक दूसरे को जोड़कर या समकालीन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो हो सकता है कि प्रश्न कहीं से भी आ जाए, तो हमें चारों ओर से तैयार रहना चाहिए।
हमें उस हिसाब से भी देखना चाहिए, हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दूसरी ओर से हमारे राजपूताने के इतिहास के बारे में भी ये चीज़ें हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी देती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमें ऐसे ही याद होनी चाहिए। अगर हम खुद अपनी ही अगर इतिहास को हमें कोई पढ़ाए, तो इसका मतलब है कि हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि हमें अपने इतिहास को इस तरीके से याद रखना चाहिए कि हमें पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं हो। लेकिन फिर भी व्यवस्था है हमारी कि हमें पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और मेरा ये दायित्व है, या हम ये कल्पना कर सकते हैं साथियों, कि अगर हम इसी तरीके से इस हिस्ट्री को, इतिहास को, राजस्थान की संस्कृति को पढ़ते रहेंगे, तो लगता है कि एक दिन हम इस मामले में भी सक्षम हो जाएँगे कि आने वाली पीढ़ियाँ ये ज़रूर तय करेगी कि उन्हें हिस्ट्री पढ़ने की इतनी दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि उनके घर के वृद्ध लोग और उनके घर के, जैसे कि हम आज भी कहानियाँ सुनते हैं, हमारे दादा, परदादा या दादियाँ आज भी नानियाँ, नाना हमारे हमें कहानियाँ सुनाते हैं, तो उनमें कहीं न कहीं हमारी कला और संस्कृति रची-बसी है, उन कहानियों में। हमारे इतिहास पूरा का पूरा उन कहानियों में सीमित है, जितना इतिहास किताबों में नहीं लिखा है, उसका उससे बेहतरीन इतिहास हमारे दादा लोग हैं या हमारे पूर्वज लोग हमें सुनाते हैं आज भी। तो चलिए साथियों, इसके बाद हम बात करें, अगर हम तरीके से बात करें तो उदय सिंह की बात कर रहे हैं अब। उदय सिंह 1205 से लगाकर 1257 तक शासनकाल रहता है किनका? उदय सिंह का। और उदय सिंह के समय भी आक्रमण होता है, मतलब लेकिन इल्तुतमिश का आक्रमण होता है, लेकिन इल्तुतमिश को ये भगा देते हैं वापस। आक्रमण, इल्तुतमिश की जीत नहीं होती है, उदय सिंह की जीत हो जाती है। और यहाँ तक कि इल्तुतमिश के द्वारा जीते गए क्षेत्र हैं, किसके समय? उदय सिंह की बात कर रहा हूं मैं। इनके समय में जो इल्तुतमिश के द्वारा जो क्षेत्र जीते गए थे, कौन से क्षेत्र? एक तो नाडोल है, और अपना एक जोधपुर का क्षेत्र है। नाडोल और जोधपुर के कुछ मतलब ये अपने, हम बात करें अगर तो अ, एक तो जोधपुर का मंडूर और उसके साथ ही नाडोल क्षेत्रों को इल्तुतमिश के ऊपर कब्जा था इल्तुतमिश का, लेकिन उस कब्जे को समाप्त करते हुए उदय सिंह ने उसे अपने नियंत्रण में लिया। और इसके साथ ही उदय सिंह ने मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर और गोंडवाना क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर भी अपना क्या जमाया? अधिकार जमाया। उसके बाद है चाचिक देव। एक याद रखना साथियों कि जालोर के चौहान वंश का पहला वो शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज। और महाराजा धीराज कौन? चाचिक देव। महाराजा धीराज कौन साथियों? धीराज। ये चाचिक देव है, ये थोड़ा सा याद रखना कि जालोर का वो कौन सा चौहान शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो चाचिक देव चौहान। और इसके समकालीन, ये किन के समकालीन? जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, बलबन और इसके साथ ही नासिरुद्दीन मोहम्मद के समकालीन है। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन दोनों को भी इन्होंने अपनी ओर आने से रोका था। अब देखिए आगे, उसके बाद बात आती है सामंत सिंह की। सामंत सिंह 1282 से 1305 तक रहता है। इसके समय में जलालुद्दीन खिलजी क्या करना चाहता? आक्रमण करना चाहता है, कहाँ? जालोर पर, लेकिन वो आक्रमण में सक्सेस नहीं होता है, मतलब असफल हो जाता है। और उनके बाद आता है कानड़ दे सोनगरा। अब हम विशेष तरीके से जो बात करेंगे, ये तो जितने शासक है इनका इतना विशेष डीपली में नहीं है, लेकिन कानड़ देव के बारे में पूछा जाता है। कानड़ देव के हमें साक्ष्य है इनके बारे में, इनकी वीरता के बारे में, या युद्ध के बारे में, यहाँ के साक्ष्य के बारे में हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कौन से ग्रंथ हमें साक्ष्य बताते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों, अब हम बात कर रहे हैं कानड़ दे सोनगरा। जैसा कि आप सबने, आपको कहीं न कहीं तो कहानियाँ सुनी ही होगी कि बिरमदेव सोनगरा की बात सुनी होगी आपने। अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा और बिरमदेव सोनगरा की प्रेम कहानियों के बारे में भी कहीं न कहीं सुना होगा। तो हम उनके बारे में आज बात करेंगे। और इसके साथ ही जो जालोर का पहला शाखा है, उनके बारे में बात करेंगे, कानड़ देव। कानड़ देव सोनगरा कब? 1305 से लगाकर 1305 से 1311 तक जालोर के शासक। कहाँ के? जालोर के चौहान शासक। अब देखिए साथियों, हुआ क्या था कि अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी क्या करना चाहता था? गुजरात पर आक्रमण करना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन सेना को जिस रास्ते से सेना जा रही थी उस रास्ते में क्या पड़ रहा था? जालोर पड़ रहा था। इसलिए वहां के शासक कौन थे? कानड़ देव सोनगरा। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप यहाँ से जा नहीं सकते।
तो एक दिल्ली के सुल्तान से सीधे तरीके से टक्कर लेना, एक तरीके से सुल्तान की आंखों की किरकिरी बन गए कानड़ देश सोनगरा। सुल्तान ने पहले मतलब गुजरात अभियान चलाया और गुजरात अभियान में जीत कर जिस समय वो वापस आ रहे थे, उस समय इन्होंने मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में मतलब 1305 6 लिखा हुआ है, 1300 हम यहाँ 6 की बात करें, 1306 में अपने सेनापति मुल्क मुल्तानी को जालोर आक्रमण के लिए भेजा। कब भेजा साथियों? वो भेजा था अपने 1305-6 के आसपास। किसे भेजा? अपना एक सेनापति था जिनका नाम क्या था? मुल्तानी। मुल्तानी को कानड़ देव ने क्या किया था कि अपने सेनानायक को भेजा और उसे कहा गया कि भाई युद्ध करके आ। किससे युद्ध करके आना था? उसे युद्ध करके आना था कानड़ देव से। और वो आता है और क्या करता है? अपने कानड़ देव से युद्ध की बात भी करता है, लेकिन उससे पहले उसे लगता है कि अगर युद्ध से पहले संधि कर ली जाए तो अच्छी बात है। तो फिर इनका पूरा नाम है ऐन उल्क मुल्तानी। ऐन उल मुल्तानी इनका पूरा नाम है। ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने जालोर में 1305 में क्या किया था? वो आते हैं और क्या करता है? वो अलाउद्दीन खिलजी की ओर से नेतृत्व करता हुआ जालोर पर आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन कानड़ देव से बात करता है और दोनों के मध्य क्या हो जाता है? मतलब वार्ता हो जाती है, संधि हो जाती है और कानड़ देव सोनगरा कहाँ चले जाते हैं? कानड़ देव सोनगरा दिल्ली दरबार में चले जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चले जाते हैं। उसके बाद साथियों क्या होता है कि अगर ज्यों ही कानड़ देव सोनगरा वहां जाता है, कहाँ? अलाउद्दीन के दरबार में, तो सुल्तान क्या करता है कि एक व्यक्ति वे हैं इतिहासकार जिनका नाम है फरिश्ता। फरिश्ता कहता है, क्या कहता है फरिश्ता? फरिश्ता कहता है कि वहां हिंदू शासकों का क्या शक्ति को लेकर अपमान किया गया। हाँ, तो फरिश्ता कहता है साथियों, फरिश्ता क्या कहता है? जिस समय कानड़ देव सोनगरा वहां दरबार में उपस्थित होता है तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि हिंदुओं की शक्ति को लेकर बात करता है, तो इससे मतलब उनका मजाक उड़ाता है। तो कानड़ देव सोनगरा है वहां से नाराज होकर वापस कहाँ आ जाता है? अपने शासक अपने स्थान पर आ जाता है जालोर, और वहां बताया जाता है कि वो क्या अपने युद्ध की तैयारी में लग जाता है। लेकिन साथियों आपने सुना होगा मतलब एक नैन्सी नाम सुना होगा, नैन्सी की ख्यात आप सबने पढ़ी होगी। तो नैन्सी बताता है कि ऐसा नहीं हुआ था। नैन्सी कहता है कि एक सोनगरा के बेटे का मतलब अपने कानड़ देव सोनगरे का बेटा था जिनका नाम था वीरमदेव सोनगरा। क्या नाम था? वीरमदेव सोनगरा। वो एक अलाउद्दीन की पुत्री थी जिनका नाम क्या था? फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, खिलजी की पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था साथियों? फिरोजा। इन दोनों के मध्य क्या हो गया था? फिरोजा क्या कर रही थी? विरमदेव सोनगरा से प्रेम कर रही थी और फिरोजा चाहती थी कि मैं विरमदेव सोनगरा से शादी करूं। अलाउद्दीन ने खूब प्रयास किए विरमदेव सोनगरा से शादी करवाने के, लेकिन विरमदेव सोनगरा है वो इनकार कर देता है। तो नैन्सी बताता है कि ये भी क्या होता है? एक युद्ध का कारण होता है। अब साथियों, अब जैसे तैसे भी हो लेकिन आखिरकार दोनों में युद्ध हो ही जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं फिर क्या होता है कि 1308 में जालोर को जीतने से पहले सिवाना को जीतना जरूरी था, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनापति जिसका नाम है कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में सेना भेजी और इसने 1308 में सिवाना में क्या करवा दिया? शाखा। मतलब सिवाना में शाखा हो गया और सिवाना में जोर हो गया और सिवाना किले को क्या कर लिया? सिवाना दुर्ग को जीत लिया। तो अगर यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाए कि और इसके बाद इसका नाम क्या कर दिया? अपने खैराबाद नाम कर दिया गया। क्या नाम कर दिया? खैराबाद। यहाँ 3-4 क्वेश्चन बनेंगे साथियों। क्या क्या है देखिए। सबसे पहला कि सिवाना में पहला शाखा कब हुआ? तो सिवाना में पहला शाखा होता है 1308 में, और
किसके नेतृत्व में सेना आती है? कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में आती है। और सिवाना को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी सिवाना का क्या नाम कर देता है? खैराबाद नाम कर देता है। और खैराबाद का जो शासक किसे नियुक्त करता है, या जो भी है दीवान किसे नियुक्त करता है, या वो नेतृत्वकर्ता किसे देता है? मतलब वो देता है कमालुद्दीन गुरक को। अब देखिए साथियों, सिवाना मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। जिस प्रकार मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ है, उसी प्रकार मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? सिवाना। और सिवाना बाड़मेर। और इसके साथ ही सिवाना जालोर के जो जितने भी शासक थे, उन जालोर के शासकों की सिवाना क्या है? कुंजी है। जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था, मतलब कहां पर? सिवाना पर। उसके बावजूद भी किसने स्वीकार नहीं किया? मतलब कानड़ दे सोनगरा ने इस फिर भी अधीनता स्वीकार नहीं की। किसकी अधीनता स्वीकार नहीं की? अपने अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी को और क्रोध आता है, और अलाउद्दीन खिलजी 1311 में, कब? 1311 में जालोर में शाखा हो जाता है। जालोर में शाखा व जोर, शाखा व जोर, शाखा व जोर। कब होता है जोर और शाखा? वो होता है साथियों 1311 में। कहाँ होता है? जालोर में होता है। और 1311 में 11 में जो जालोर का शासक मतलब शाखा होता है, वो किन के नेतृत्व में होता है? तो वो कानड़ देव सोनगरा के नेतृत्व में होता है। और इसके साथ ही फिर अलाउद्दीन क्या कर देता है? जालोर का नाम परिवर्तन करके क्या कर देता है? जलालाबाद। क्या नाम कर देता है? जलालाबाद। तो ये भी थोड़ा याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कब किया? तो 1311 में किया। मतलब शाखा कब हुआ? तो 1311 में। और आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के जालोर को जीतने के बाद क्या कर दिया गया? जालोर का नाम तो जलालाबाद जालोर का नाम कर दिया गया। और यहीं से एक आगे एक मैं और चीज बताऊं आपको। एक अखेराज नाम करके जालोर के और शासक होते हैं, अखेराज। और अखेराज के काल में एक व्यक्ति होता है जिनका नाम होता है पद्मनाभ। पद्मनाभ एक कवि होते हैं। पद्मनाभ क्या क्या होते हैं? एक कवि। और इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ है जिनका नाम है कानड़ दे प्रबंध। कानड़ दे प्रबंध। तो हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्मनाभ किन के दरबारी कवि थे? तो पद्मनाभ थे अखेराज के दरबारी कवि। और पद्मनाभ ने क्या लिखा था? तो पद्मनाभ ने कानड़ दे प्रबंध लिखा था, जो हमें किसकी जानकारी देता है? कानड़ दे सोनगरा की जानकारी देता है। अब साथियों, हम जो इनकी कहानी है विरमदेव और सोनगरा की, वो हम बात करते हैं। हुआ क्या था साथियों कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी और मतलब अपने कानड़ दे प्रबंध जो कानड़ दे सोनगरा है, इन दोनों के मध्य मित्रता हो जाती है, मतलब इन दोनों के मध्य संधि हो जाती है। तो ऐसा बताया जाता है कि विरमदेव सोनगरा और उनके चाचा कहाँ जाते हैं? अलाउद्दीन के दरबार में जाते हैं। और वहां ये बताया जाता है कि ये विरमदेव के सर पे बाल नहीं थे, और अलाउद्दीन के मतलब बाल बहुत अधिक थे। इसके संदर्भ में भी बताया जाता है कि किंवदंतियां कहती है कि अलाउद्दीन द्वारा पूछा गया विरमदेव सोनगरा को कि क्या हुआ कि सिर के बाल नहीं है? तो वो मुस्कुरा के उत्तर देता है एक सुल्तान को, अलाउद्दीन खिलजी को, कि भाई हो सकता है कि जिस समय भगवान मुझे बुद्धि बांट रहा था, तो मैं बुद्धि वाली दुकान पे डबल बार चला गया हो, और भगवान आपको जिस समय बाल दे रहा था, तो आप उस बालों वाली दुकान में चले गए हो। खैर ये तो है किंवदंतियां। लेकिन इसके बाद जिस समय ये बात आगे बढ़ती है, जिस समय ये बात आगे बढ़ती है, तो फिरोजा की बात आती है कि भाई फिरोजा आपसे क्या करना चाहती है? शादी करना चाहती है। तो विरमदेव सोनगरा अब वहां तो सीधे तो मना क्या कैसे कर सके चारों और मतलब सुल्तान की सेना से। तो विरमदेव सोनगरा अपनी काका की ओर इशारा करते हैं। उनके काका और अलाउद्दीन दोनों बैठकर बात करते हैं कि भाई हमारे वहां तो धोरे हैं, और आपकी बेटी ये मतलब आपकी तो शहजादी वहां रहेगी कैसे? तो फिर अलाउद्दीन ने कहा क्या करना चाहिए? तो फिर कहा जाता है कि अलाउद्दीन के द्वारा इतना अपार धन सोना दिया गया और कहा गया कि आप जालोर दुर्ग का जैसा चाहे वैसा निर्माण करें, और उसके बाद क्या कर लें कि हम हमें जिस समय आपका जालोर दुर्ग बन के तैयार हो जाएगा, उस समय हमें सूचित कर देना, तो फिर बारात लेके आ जाना आप। तो बातें ऐसी होती रही। इधर विरमदेव सोनगरा कहाँ आ जाते हैं? अपने वापस जालोर में आ जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जालोर में एक भव्य दुर्ग का बहुत बेहतरीन तरीके से निर्माण होता है, लेकिन अंतिम रूप से थोड़े से शीशे की कमी हो जाती है। तब क्या किया जाता है कि उसकी जगह ईंटों का बनाकर उसके ऊपर लेप कर लिया जाता है। एक बीका दया जो कानड़ दे सोनगरा के क्या थे? अपने दामाद थे। उनको ये सारी की सारी चीजें पता थी। तो एक दिन कहा जाता है कि जिस समय
दरबार लगा हुआ था तो सोनग्रा चौहान भी बैठे थे और दैये भी बैठे थे आपस में। तो क्या हुआ कि पहले क्या किया जाता है, जैसे कि आज भी अपने घरों में या महलों में क्या लगाई जाती है, जैसे कि तस्वीरें लगाई जाती, वैसे की वैसे पहले भी चित्रकला से संबंधित तस्वीरें लगी हुई थी। तो हो सकता है 2 तस्वीरें आपस में टकराई हो कि हवा की वजह से या जैसे-तैसे भी। तो उस समय ये बात हुई थी, किसी एक मतलब चौहान व्यक्ति ने मज़ाक की थी कि आज दैयाओं को क्या हो गया है कि ये आपस में क्यों टकरा रहे हैं? क्या इनके मतलब मनसे में कुछ खराब तो नहीं है, दाढ़ में काढ़ा तो नहीं है, अगर हम हमारी भाषा में कहें तो। ये सुना तो फिर बीका जो दैया थे, उनके मन में आया कि हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हैं, लेकिन इनके बावजूद भी ये हमारे ऊपर व्यंग्य कस रहे हैं। तो इन सारी की सारी बातों का जो भी है, जो मतलब दुर्ग की जो कमी थी, कहाँ दुर्ग को भेदने की जो वास्तविक जगह थी, तो बीका दैया क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ मिल जाता है और दुर्ग के सारे भेद बता देता है, जिसके कारण साखा तय हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है साथियों कि लास्ट में बीका दैया भी उस वहाँ युद्ध करता है। जो है बीका दैया को उसकी खुद की पत्नी मतलब कानड़दे सोनगरा की पत्नी है, वो क्या कर देती है, उसे मार देती है और स्वयं क्या हो जाती है, सती हो जाती है और 1311 में क्या हो जाता है, यहाँ पे साका हो जाता है। अब जिस समय दुर्ग बन के तैयार हुआ एकदम ठीक तरीके से, तो उस समय अपने अलाउद्दीन खिलजी ने न्योता भिजवाया कहाँ पे, विरमदेव सोनगरा के पास कि भाई अब दूल्हा बन के बारात तैयार करके आ जाओ। तो उस समय इन्होंने अपनी संस्कृति की मर्यादा को रखने के लिए एक अपनी राजस्थानी के किसी ढिंगल कवि ने क्या बेहतरीन लिखा है। इन्होंने लिखा है कि मामो लाजे भाटियों कुड़ लाजे चौहान जे मैं पढ़नू तुरकड़ी तो उल्टो उगे भाण। कि अगर मैं मतलब फिरोजा से शादी करता हूँ, विरमदेव सोनगरा कहता है, तो इसका मतलब है कि मेरा कुल लजेगा जो चौहानों का, मेरा जो ननियाल है भाटियों में वो भी लजेगा और इसके साथ ये भी होगा कि अगर मैंने उनसे शादी कर ली, इसका मतलब ये है कि जो भाण का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य ही क्या उगेगा, उल्टा उगेगा। ये कहते हुए उसने क्या कर दिया, अपने उस नेते को ठुकरा दिया, उसे अस्वीकार कर दिया। अब साथियों की अलाउद्दीन को, अब वो दिल्ली का सुल्तान था, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो अपनी सेना को भेजता है। तो ऐसा बताया जाता है कि फिरोज़ा अपने सैनिकों से कहती है कि भई आप उसे भले ही विरमदेव सोनगरा को ज़िंदा लाना या मरा हुआ लेना, लेकिन उसका शीश मेरे तक पहुँचना चाहिए। वो जो विरमदेव सोनगरा है, वो मेरे तक आना चाहिए क्योंकि वो इतने उसके प्रेम के प्रति आतुर हो गई थी, लिप्त हो गई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस समय युद्ध हुआ, विरमदेव सोनगरा वीर गति को प्राप्त हुए और विरमदेव सोनगरा का सिर काट के ले जाया गया फिरोजा के सामने। तो किंवदंती है, कवि कहाँ तक अतिशयोक्ति करने में सक्षम हो जाता है, जैसा कि हम अगर मैं अपनी भाषा में बात करूँ तो आपे हमेशा आ बात करो हो कि किन प्रकार आपे आ बात करो कि जटे नहीं पहुंचे रवि उठे पहुंच जावे कवि। तो आ अटे ही अतिशयोक्ति री बहुत बेहतरीन तरीके हूँ कवि अटे पहुंच रही है और कवि आ बात कर रही है इनमें कि मतलब फिरोजा है भाई, कवि कह रही है और किनू कहलवा रही है, फिरोजा कहलवा रही है कि फिरोजा कह रही है कि तज तुर्कानी चाल हुई हिंदवाणी हमें मारा भोबोरा भरतार शीस क्यों धुने सोनगरा की, हे विरमदेव सोनगरा अब तो मैं तुर्कानी चाल ही समाप्त करी हूँ, मैं हमें हिंदवाणी हो गई हूँ, उन्हें बावजूद भी तू थारो माथो उल्टो क्यों कर रही है, हमें तो मारे होमी देख ले। और यो कहता टाबरों अगर साथियों अगर आप बात आगे बढ़ाओ तो इन्हीं बात माते आप हाथ है एक किंवदंती आ भी आवे आखिरकार फिरोजा विरमदेव सोनगरा रो माथो आप हाथ में ले यमुना नदी में कूद फिर आप कहीं कर दे ई लीला या देह लीला समाप्त कर दे। अब एक आ भी बात होनो कि जिन टाइम आ किंवदंती है कि पहला जिको विरमदेव सोनगरा और फिरोजा होता बे एक अलग घर में जन्म लियो तो दोयो री शादी हुई थी, लेकिन कहीं कारणवश दोयो रो शादी रो बंधन टूट गयो तो उन बावजूद आ भी कहानियों किंवदंतियों आपो ने बतावे कि किन प्रकार एक बार जो सेठानी रे रूप में फिरोजा आई थी और सेठ रे रूप में अब विरमदेव सोनगरा होता तो उन टाइम भी यो रिश्तो ठीक ठीक तरीके निभा नहीं पाया है, उन टाइम भी यो रिश्तो टूट गयो। तो एड़ी बात कह रिया है कि भगवान री कृपा हुई जो आइयो हुई है, लेकिन साथियों आप भी बात कर सको कि जो भी हुई है जड़ो भी हो है जैसो भी हुई है इयो हेंगोरे बाद रे मोए आपोरे अगर आत्मा ही चीज हूँ इन कहानियों आप कहीं कह सको कि एक एड़ो युवा मोटियार जिको आपरी संस्कृति रो मर्याद और आपरी धर्म रो रुखाड़ो किन तरीके कर सके, वो आपरी ई लीला ने कीकर समाप्त कर सके आपरी धर्म री रक्षा रे खातर। तो एड़ो अनूठो उदाहरण विरमदेव सोनगरा देवे। और दूजी बात आपे प्रेम री बात आज भी करो, आपे आ भी करो प्रेम री दीवानी मीरा भगवान श्री कृष्ण री हुई
तो आपे इन संदर्भ में आपे आ भी बात कर सको कि एक प्रेम री दीवानी फिरोजा भी किन तरीके री हुई कि आप रे प्रेम ने हमेशा हमेशा रे लिए जिंदो रखने वास्ते आप रे किन तरीके हूं आप मतलब आप रे शत्रु ने भी आप रो पूरो प्रेम दे पर और आखिरकार आप रे शत्रु रे माथे रे हाथे कहीं कर दियो पानी में कूद पड़ी आप री देह लीला पूरी समाप्त कर दी।